हेलो स्टूडेंट। हमने लास्ट वाले आइसोमेरिज्म के लेक्चर में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। हमने स्टार्ट किया था कि पहले ये देखा था कि आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म क्या होता है, फिर आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन देखी थी, किस तरह से उसको स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में क्लासीफाई करते हैं, और फिर हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन, पोजीशन, मेटा, फंक्शनल, ये चार वाले आपके डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो अभी जो आज हम टॉपिक करेंगे वो उसी में फर्दर कंटिन्यू होगा और अब हम पढ़ेंगे आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे है आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टीरियो आइसोमर्स। तो देखो बेसिकली कल भी मैंने ये आपको टेबल बनवाया था, अब उसी को हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो जो भी हमारे पास में स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उसको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और एक को हम बोलते हैं कॉन्फ्यूग्रेशनल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक है आपके पास में कन्फर्मेशनल और एक है हमारे सामने कॉन्फ्यूग्रेशनल। अब देखो कन्फर्मेशनल और कॉन्फ्यूग्रेशनल का मतलब क्या होता है। देखो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कुछ इस तरह के आइसोमर्स होते हैं जो ना एक दूसरे में रेपिडली इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, मतलब उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि कोई भी दो स्पीसीज़ ले लो, जैसे मैं आपको यहीं पे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो ये दो पेन्स है मेरे पास में यहाँ पे, तो ये दोनों क्या होंगी ना एक दूसरे में इतनी तेज़ी से रेपिडली इंटर कन्वर्ट करेंगी कि इन दोनों को सेपरेट करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इतना हाई स्पीड से ये दो फॉर्म दो दो आइसोमर्स होंगे, जो दो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होंगे वो एक दूसरे में इतनी तेज़ी से इंटर कन्वर्ट करेंगे कि उसको सेपरेट आप कर ही नहीं पाओगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कॉन्फ़िगरेशनल होता है वो स्टेबल होता है। जैसे इसकी एक पर्टिकुलर शेप है, इसकी एक पर्टिकुलर शेप है, तो ये दोनों पर्टिकुलर शेप में रहेंगे। किसी भी टाइम में एक पर्टिकुलर शेप को पोस्ट करेंगे तो उसकी वजह से इसको आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, देखो कि कन्फर्मेशनल के अंदर दीज आर रेपिडली इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ पे आप आगे पढ़ सकते हो दीज आर नॉन सेपरेबल, किसी तरह से इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता आइदर फिजिकल और केमिकल मेथड के थ्रू। वहीं अगर दूसरी तरफ आप कन्फर्मेशनल का पढ़ो तो कॉन्फ़िगरेशनल का पढ़ो तो नॉन इंटर कन्वर्टेबल, यानी ये एक दूसरे में एज सच इंटर कन्वर्ट नहीं होते, ये स्टेबल रहते हैं और दीज आर सेपरेबल एट रूम टेम्परेचर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्टीरियो आइसोमर्स कितने कैटेगरी के, तो दो हो गए, एक हो गया कन्फर्मेशनल, एक हो गया कॉन्फ़िगरेशनल। कन्फर्मेशनल जो एक दूसरे में रेपिडली इंटर कन्वर्ट कर रहे हैं और कॉन्फ़िगरेशनल ऐसे होंगे जो एक स्टेबल तरीके से होंगे। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है आपका अमीन इन्वर्जन। अब जैसे आपको पता हो तो इस तरह से अमोनिया की जो शेप होती है ना, जैसे ये मान लो हाथ है तो ये पिरामिडल शेप की होती है और उसके ऊपर यहाँ पे जैसे मान लो इस तरह से उसका लोन पेयर होता है, जो आप इस फिगर में भी देख सकते हो। तो जैसे अमोनिया इस तरह से एक बार इस शेप में रहेगी तो तुरंत वो इस तरह से फ्लिप कर जाएगी, उसका लोन पेयर इस तरह से नीचे चला जाएगा। तो बहुत तेज़ी से अमोनिया में क्या होता है, फ्लिपिंग होती रहती है। तो इसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कब मतलब अमोनिया का जो शेप है वो इस तरह से है, मतलब अपवर्ड में है, या डाउनवर्ड पिरामिडल है। वहीं दूसरी तरफ जो मैंने एग्जांपल बना रखा है जो आप देख सकते हो सिस और ट्रांस का है, उसमें क्या है अगर कोई फॉर्म सिस है, अभी हम वैसे आगे पढ़ेंगे भी कि सिस और ट्रांस होता क्या है, लेकिन अगर वो उस जब भी ग्रुप सेम साइड में होता है तो उसको सिस बोलते हैं और अपोजिट साइड में होता है उसको ट्रांस बोलते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ सिस फॉर्मेट में अरेंज है तो वो उसी तरह से रहेगी और ट्रांस में तो उसी तरह से रहेगी। तो ये काफ़ी फेमस एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है अमीन इन्वर्जन और एक एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है मैंने सिस और ट्रांस का, जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको समझाया ये अमीन इन्वर्जन में हुआ क्या। इसमें बेसिकली ये जो लोन पेयर है ना, ये आप देख रहे हो इस तरह से पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही 180 डिग्री से रोटेट कर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशनल वाला केस है इसमें एज सच रह जाएगा। ठीक है, तो ये मैं शब्द ही लिख दे रहा हूँ, एज सच जैसी शेप है वैसे इसकी इनटेक रह जाएगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक अंतर हो गया इन दोनों में। अब जो आज का हमारा लेक्चर का मेन कंसर्न है कि हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को पढ़ना अच्छे से सीख जाएं। इसकी जितनी भी चीज़ें होती हैं इसको इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। और एक बात और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स पढ़ने के लिए हमें न्यूमैन प्रोजेक्शन की बहुत हेल्प लगती है, तो हम इसमें न्यूमैन प्रोजेक्शन भी बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, जिसको हम कभी कभी कन्फर्मर्स भी बोलते हैं। अब देखो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स दो तरीके के होते हैं। आइदर ये बन सकते हैं किसी बॉन्ड के रोटेशन से, जैसे मान लो कि ये कोई बॉन्ड है
तो किसी एक बॉन्ड को आप इस तरह से मान लो रोटेट करा रहे हो, ठीक है, इस तरह से आप रोटेट करा रहे हो, तो बॉन्ड के रोटेशन के अलोंग भी ये मॉलिक्यूल बन सकता है, या हो सकता है मॉलिक्यूल की फ्लिपिंग हो जाए, जो आपने ऊपर अभी एग्जाम्पल देखा जिसमें आपने क्या देखा कि एक मॉलिक्यूल था कभी इस तरह से तो कभी इस तरह से फ्लिप कर जा रहा है, इस तरह से फ्लिपिंग हो जा रही है। तो एक केस होता है इसका जब मॉलिक्यूल की फ्लिपिंग से बनता है, वो भी कन्फर्मेशनल कैटेगरी में आता है। और एक कैटेगरी होती है जब किसी पर्टिकुलर बॉन्ड के अलोंग इस तरह से मॉलिक्यूल को रोटेट किया जाता है तो बनता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख लो, ये दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं? एक तो होते हैं रोटामर्स यानी जो रोटेशन से बनेंगे, और एक होते हैं आपके फ्लिपर्स जो किसी मॉलिक्यूल के फ्लिपिंग से बनेंगे। और ये फ्लिपर्स वाले का भी आपने एग्जाम्पल देखा था जो मैंने लिखा था आपका अमीन इनवर्जन, ठीक है, ये वाला था। अच्छा, इस लेक्चर की जो भी पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो एज सच आपको कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझते चलिए। कल की लेक्चर की भी जो पीडीएफ थी वो भी ग्रुप पे शेयर कर दी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो अभी हम पहले हमारा टॉपिक क्या होगा, रोटामर्स, और हम लास्ट में फ्लिपर्स के ऊपर भी जैसे थोड़ा डिस्कस कर ही दिया, बाद में भी देख लेंगे। चलो, अब हम यहाँ पे चलते हैं, अपने पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक होगा आपका रोटामर्स। अब देखो, जैसे यहाँ पे मैंने ना आपका मॉलिक्यूल बना रखा है ईथेन का, ये देखो CH3 का मॉलिक्यूल मैंने बना रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अभी आपने समझा कि रोटामर्स का मतलब ही क्या होता है, किसी स्पेसिफिक बॉन्ड के अलोंग जब हम किसी चीज़ को रोटेट करते हैं तो उसके स्पेस में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। क्योंकि कल हमने पढ़ा था ना ये चीज़ की कन्फर्मेशन, स्टीरियो आइसोमर्स होते क्या हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते ही वही चीज़ है जिनके स्पेशियल अरेंजमेंट में अंतर होता है, यानी स्पेस में अरेंजमेंट के तौर तरीकों में उसमें डिफरेंस होगा। तो अगर कोई मॉलिक्यूल किसी बॉन्ड के अलोंग कनेक्टेड है, जैसे मान लो ये बॉन्ड स्टेबल है, और जैसे मान लो इससे ये ग्रुप कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, आप देख पा रहे होगे ये ग्रुप इस तरह से कनेक्टेड है। तो अगर मैं क्या करूँ, इस बॉन्ड को अगर रोटेट करूँगा तो उसके साथ में ये ग्रुप भी रोटेट कर जाएगा इसके साथ में, ठीक है ना। तो जब ग्रुप रोटेट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, पोजीशन, इसकी स्पेशल पोजीशन चेंज हो जाएगी। और अगर स्पेशल पोजीशन चेंज हो जाएगी तो यही तो क्राइटेरिया था डिटरमाइन करने का स्टीरियो आइसोमर्स का, तो वो दोनों एक दूसरे में स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे। और स्टीरियो आइसोमर्स में भी कौन सी कैटेगरी बनेगी, आपकी कन्फर्मेशनल की कैटेगरी बन जाएगी। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक बार सुन लो। कल हमने यही पढ़ा था कि स्टीरियो आइसोमर्स होते ही वही चीज़ है जिसमें स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग होना चाहिए, यही क्राइटेरिया था, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है तो वो बॉन्ड से ही तो कनेक्ट होगा। अब जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल इस तरह से बॉन्ड से यहाँ पे कनेक्टेड है, तो अगर आप बॉन्ड को रोटेट करोगे तो उसके साथ में ये मॉलिक्यूल भी तो रोटेट करेगा, ये वाला जो ब्लैक वाला ये भी तो रोटेट करेगा। और अगर रोटेट करेगा तो ऑलरेडी उसकी स्पेस में ओरिएंटेशन बदल जाएगी, और अगर स्पेस में सर ओरिएंटेशन बदल जाएगी तो यही तो था स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अब वापस से आते हैं स्लाइड पे, तो ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये रोटेशन का सिंबल बना रखा है, ठीक है, ये ब्लू से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके अलॉन्ग इसको रोटेट किया जा रहा है। तो मैंने यही कहा है कि इस रोटेशन के फिनोमेना को स्टडी करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन की, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को पहले यहाँ पे आप ध्यान से सुन लो, फिर आपको समझ में आएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ इलुस्ट्रेशन के लिए और पेन्स ले लेता हूँ। मेरे पास एक्चुअली मॉडल था, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं, वरना मॉडल से दिखाता। देखो, न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होगा, दो कार्बन्स होंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये दो कार्बन्स ग्रुप को जनरली आपको कंसीडर में लेना होगा किसी एक, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ न्यूमैन प्रोजेक्शन की, ठीक है। तो आपके पास में जनरली न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमको दो कार्बन या दो से ज़्यादा कार्बन्स को डील करना पड़ता है। न्यूमैन प्रोजेक्शन में आप क्या करते हो, पहले दोनों में से किसी एक कार्बन को आप फ्रंट कार्बन मानते हो और एक कार्बन को आप बैक कार्बन की तरह से ट्रीट करते हो। जिसको भी आप फ्रंट कार्बन मानते हो उसको आप एक डॉट से शो करते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर डॉट से शो करते हो। और जिसको भी आप बैक कार्बन मानते हो उसको आप एक बिग सर्कल से शो करते हो। ये अभी हम देखेंगे तो और समझ में आएगा। तो मैंने ये बोला न्यूमैन प्रोजेक्शन में दो कार्बन्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। पहला वाला जो कार्बन होगा जिसको आप फ्रंट मानोगे उसको एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो बैक वाला कार्बन होगा उसको आप एक सर्कल से रिप्रेजेंट करोगे, डॉट और सर्कल। अच्छा, हमने ये पढ़ा है कि टेट्राहेड्रल एंगल जो होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। लेकिन जब भी आप न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाओगे तो उसमें जो एंगल होगा वो आप 120 डिग्री का एंगल मानोगे। जैसे एक कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो हम यहाँ पे कार्बन कार्बन कनेक्शन की बातें कर रहे हैं, तो एक बॉन्ड तो एक कार्बन से ही कनेक्टेड है। तो अब
एक पर्टिकुलर एक कार्बन से कनेक्ट हो गया, तो अब कितने बॉन्ड बचे कार्बन के पास, 3 बॉन्ड बचे। तो 3 बॉन्ड जो बचेंगे ना उसको आपको इस तरह से शो करना होगा। जैसे देखो 120 डिग्री के एंगल्स पे, जैसे ये हो गया ना, ये मान लो जैसे 120 डिग्री पे ये तीनों कनेक्टेड है, तो इस कैटेगरी में आपको उसको क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे तो समझ में आएगा। जैसे मान लो, अब देखो यहाँ पे जो मैंने बातें लिख रखी हैं, जैसे मान लो मुझे ईथेन का आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है, तो ये रहा मेरा मॉलिक्यूल आपका ईथेन। अब मैंने आपको पहले भी समझाया कि इनमें से किसी एक चीज़ को आपको फ्रंट कार्बन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, और एक मॉलिक्यूल को किसकी तरह मानना पड़ेगा, आपको बैक कार्बन की तरह मानना पड़ेगा। जिस भी चीज़ को आप फ्रंट कार्बन मानोगे उसको सिंबॉलिकली शो करने का तरीका होगा एक डॉट के तरीके से। ठीक है, एक डॉट से शो करेंगे। और जिस भी चीज़ को आप बैक कार्बन मानोगे उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, एक सर्कल से रिप्रेजेंट करोगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बना रखा है। अब हम देखते हैं किस तरह से हुआ। अब देखो यहाँ पे मैंने ये पूरा का पूरा बना रखा है, इसको मैं आपको समझाता हूँ, यही बेसिकली हमको समझना है। चलो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा इसको साइड करते हैं और यहाँ पे पहले समझते हैं, फिर इस फिगर में हम वापस लौट जाएंगे। देखो हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन CH3CH3 का। ठीक, तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करके सर लिखने की कोशिश करूं तो इस वाले कार्बन पे क्या होगा, इस तरह से आप बताइए, 3 हाइड्रोजन लगे हुए। ठीक, और जो बगल वाला कार्बन है उस पर भी क्या है, इस तरह से आप देखिए 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन हमको बोलता है किसी एक को फ्रंट मान लीजिए, किसी एक को बैक मान लीजिए अपनी श्रद्धा के अनुसार। ठीक है, तो चलो इसको मैं फ्रंट कार्बन मान लेता हूँ और इस बगल वाले को मैं बैक कार्बन मान लेता हूँ। ठीक, अब जिसको भी आप फ्रंट कार्बन मानते हो उसको आप टेक्निकली किस चीज़ से शो करोगे, उसको आप टेक्निकली शो करोगे एक डॉट से। तो ये जो एक डॉट बना इस तरह से, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे जो डॉट बनाया मैंने ये शो करेगा फ्रंट कार्बन को। और एक आप बड़ा सा इस तरह से सर्कल बना दीजिए, ये एक सर्कल बना दीजिए, तो ये जो सर्कल बना ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका बैक वाले कार्बन को। तो इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, ये जो फ्रंट वाला डॉट है ये शो कर रहा है आपका फ्रंट कार्बन को। ठीक है, और ये जो पीछे आपने सर्कल बनाया ये किसको शो कर रहा है, आपका बैक कार्बन को। यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब चलो इसी में आगे प्रोसीड करते हैं। अब जैसे मान लो ये मैंने बनाया फ्रंट कार्बन, ठीक है, और एक सर्कल बनाया, ये रिप्रेजेंट किया आपका बैक कार्बन। अब बताओ यहाँ पे सर आप देख के कि ये जो फ्रंट कार्बन है इससे कौन कौन से ग्रुप अटैच हैं, 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि न्यूमैन प्रोजेक्शन में जो भी आप एंगल्स बनाओगे ग्रुप के बीच में दैट मस्ट बी 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो देखो फ्रंट वाले को मैं आपका ब्लू कलर से शो कर देता हूँ। देखो इस फ्रंट वाले कार्बन से देखो जितने भी मैं बॉन्ड बना रहा हूँ उसी पर्टिकुलर सर्कल के थ्रू निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, उस पर्टिकुलर डॉट के थ्रू निकाल रहा हूँ, सर्कल पे बॉन्ड नहीं टच कर रहे हैं। मतलब उनका जो ओरिजिनेटर पॉइंट है वो डॉट होना चाहिए। क्यों डॉट होना चाहिए, क्योंकि वहीं से बॉन्ड निकल रहे हैं, उसी कार्बन से निकल रहे हैं। तो देखो एक हाइड्रोजन मैंने इस तरह से लगाया, दूसरा हाइड्रोजन 120 डिग्री के एंगल पे इससे यानी यहाँ लगाऊंगा, और तीसरा हाइड्रोजन फिर से 120 डिग्री एंगल पे यहाँ पे लगाऊंगा। तो फ्रंट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन मेरे तैयार हो गए जो कि आपको दिख रहा है। चलो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, एक ग्रीन कलर ले लेता हूँ। अब बैक वाला कार्बन देखो, बैक वाले कार्बन से भी क्या है, आपके 3 हाइड्रोजन निकले हुए हैं। ये रहा आपका सर, देखो ब्लू वाले से जो शो कर रहा हूँ ये हो गया आपका बैक कार्बन। बैक वाले कार्बन से क्या निकला हुआ है, 3 ग्रुप निकले हुए हैं, तो उनको 3 हाइड्रोजन निकले हुए हैं, उनको मैं इससे शो करता हूँ। तो देखो मैं, क्योंकि हाइड्रोजन के जस्ट पीछे हाइड्रोजन होगा तो वो दिखेगा नहीं ना हमको, तो थोड़ा सा उसको स्लाइटली मैं टेढ़ा करके दिखा रहा हूँ। तो देखो ये बैक वाले कार्बन से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया। अब देखो ये जो हाइड्रोजन मैंने निकाला इसको मैंने उस अंदर वाले पॉइंट पे टच नहीं कराया है, किस पे टच कराया है, बाहर वाले सर्कल पे ही टच कराया है। क्यों बाहर वाले सर्कल पे, क्योंकि ये भाई साहब ये जो हाइड्रोजन है ये तो बैक वाले कार्बन से निकल रहा है और बैक कार्बन सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहा है, इस वजह से। तो एक हाइड्रोजन ये हो गया, अब एक हाइड्रोजन इस तरह से निकल गया और एक हाइड्रोजन इस तरह से निकल गया। तो इस गिवन मॉलिक्यूल का ये क्या बन गया, आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन बन गया। ठीक है, तो मैंने बहुत बेसिक समझाया, जो पहली बार भी पढ़ रहे होंगे होप करते हैं उनको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार इसी को आप रिवर्स करके सुनना दोबारा, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, देखो तो ये मैंने आपका ये केस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने एक ऐसा केस बनाया, ये वाला एक न्यूमैन स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे मैंने, जिसमें क्या है
एक हाइड्रोजन है, उसी के जस्ट पीछे एक हाइड्रोजन है, इस तरह से ही है। तो ऐसा कोई भी केस जिसमें कोई एक हाइड्रोजन ग्रुप हो और उसके जस्ट पीछे हाइड्रोजन ग्रुप हो, उसको हम क्या कहेंगे, आपका ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम एक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, एक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब आप क्या करो, अभी तक देखो केस ऐसा था कि जैसे मान लो ये पेन है, यहाँ पे एक कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे एक कार्बन लगा हुआ है, इससे इधर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इससे इधर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इससे इधर एक हाइड्रोजन इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। और आपने इसको देखा, इससे 3 हाइड्रोजन निकले हुए हैं, आपने उसको डॉट से बना दिया। पीछे यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, इसमें 3 निकले हुए थे, इससे आपने बना दिया सर्कल के थ्रू। अब यहाँ एक हाइड्रोजन इस तरह से, एक हाइड्रोजन इस तरह से। अब आप क्या कर रहे हो, इस बॉन्ड को रोटेट कर रहे हो। जब भी आप बॉन्ड को रोटेट कर रहे हो, हमें बॉन्ड को रोटेट करना है, तो आप ऐसा मान के चलोगे कि यहाँ वाले ग्रुप पे कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ वाले ग्रुप पे कोई चेंज नहीं आएगा। जब भी रोटेट करेंगे तो ये पीछे वाले हाइड्रोजन इस तरह से रोटेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मान लो आपने 60 डिग्री का रोटेट किया, तो इधर का हाइड्रोजन एज सच है, जैसे मैं एक शो ही कर देता हूँ। जैसे देखो, यहाँ का हाइड्रोजन इस तरह से एज सच इंटैक्ट पोजिशन में बना हुआ है, ठीक है। और आपने इस बॉन्ड को 60 डिग्री एंगल पे रोटेट किया, ऐसे मान लो ये हो गया। आपने इस बॉन्ड को 60 डिग्री, अभी ये कंडीशन थी, आपने 60 डिग्री रोटेट किया, तो ये हाइड्रोजन इस तरह से हल्का सा क्या हो जाएगा, आप बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यही देखो इस फिगर में भी शो किया गया है कि आपने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को इस तरह से 60 डिग्री के एंगल पे क्या किया, रोटेट किया। तो जैसे ही 60 डिग्री रोटेट किया, तो आप ध्यान से अगर सर आप देखोगे, तो ये जो फ्रंट वाला कार्बन था, ये देखो, ये जो फ्रंट वाला, जितने भी फ्रंट वाले हाइड्रोजन थे इस तरह से, इन पे कोई चेंज नहीं आया। देखो, इन पे नो चेंज, कोई चेंज इन पे नहीं आया। लेकिन जितने बैक वाले हाइड्रोजन थे, ये वाले जो हाइड्रोजन थे, देखो ये क्या हो गए, आपके 60 डिग्री एंगल से रोटेट कर गए, ठीक है। तो ये कंडीशन बन गई। फिर अगर आप 60 डिग्री से फिर से घुमा दोगे, जो कि यहाँ पे अगले केस में बनाया गया है, फिर से 60 डिग्री से अगर आप रोटेट कर दोगे, तो देखो फिर से जैसा पहले मॉलिक्यूल दिख रहा था वैसा ही दोबारा से दिखने लग जाएगा। तो फिर से वही केस बन जाएगी। तो अगर कभी ऐसा हो कि चीज़ें एक हाइड्रोजन के पीछे दूसरा हाइड्रोजन हो, तो उसको आप एक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन कहते हो। और अगर स्लाइटली 60 डिग्री के एंगल पे हो, तो उसको आप कैसी कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे, उसको आप स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे। तो आपको एक बार मिलेगा एक्लिप्स्ड, फिर जैसे ही 60 डिग्री रोटेट करोगे तो मिलेगा स्टैगर्ड, फिर 60 डिग्री रोटेट करोगे तो एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड, इस तरह से हो जाएगा। अब कुछ लोग के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, तो सर क्या बस 60 डिग्री रोटेट कर सकते हैं? हमारे ऊपर रोटेशन कितना भी करें, आप 129 डिग्री कर लो, 35 डिग्री कर लो, कितना भी कर लो। तो ऐसे तो इन्फानाइट कॉन्फ़िगरेशन बन सकती है। एक कार्बन इस तरह से अटैच है, आप इसको किसी तरह से रोटेट करते रहो, तो इन्फानाइट कॉन्फ़िगरेशन इसमें पॉसिबल है। तो जो 60 डिग्री वाली कॉन्फ़िगरेशन है उसको डिफाइन किया गया, एक को बोल दिया गया एक्लिप्स्ड, एक को बोल दिया गया स्टैगर्ड, ठीक है। उसके बीच की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम स्क्यू कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, SKEW। अभी हमने लिखा भी है, वो देख लेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे मैं यहीं पे एक सवाल पूछ दूं कि इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आपको कौन सी दिख रही है, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये जो इक्लिप्स वाली है, देखो यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, जस्ट आगे पीछे हाइड्रोजन है, तो भीड़ भाड़ ज़्यादा है। भीड़ भाड़ ज़्यादा मतलब केमिस्ट्री की भाषा में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, स्टेरिक रिपल्शन ज़्यादा है। तो जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होगा वहाँ पे स्टेबिलिटी कम होगी। तो एक्लिप्स्ड वाले की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। और वहीं स्टैगर्ड, इसकी क्या होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और आपको पता है एनर्जी और स्टेबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन होता है, जिसकी स्टेबिलिटी कम उसकी एनर्जी क्या होती है सर, ज़्यादा, और जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, अच्छा यहाँ पे देखो मैंने दो तरह के स्ट्रेन्स के बारे में भी आपको समझा दिया। जैसे जो मैं अभी रिपल्शन की बात कर रहा था ना, चलो पहले हम ये ग्राफ देख लेते हैं, फिर ये स्ट्रेन को समझ लेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और डाईहेड्रल एंगल के बीच में जो आप ग्राफ देख सकते हो, डाईहेड्रल एंगल मतलब क्या, दो बॉन्ड के बीच का एंगल। जैसे ये एक हाइड्रोजन था और ये पीछे वाला हाइड्रोजन था, तो बॉन्ड इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन के बीच में जो हाइपोथेटिकल एंगल क्रिएट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, डाईहेड्रल एंगल। तो अगर इस तरह से था तो 0 डिग्री था, अगर मैंने इसको 60 डिग्री रोटेट किया तो इन दोनों के बीच में अब ये एंगल कितना बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। तो उसी को हम डाईहेड्रल एंगल कह रहे हैं, ठीक है। तो आप बताओ, जब मॉलिक्यूल जीरो डिग्री पे था, यानी जब एक के पीछे एक हाइड्रोजन थे, तो उस समय एनर्जी ज़्यादा थी। जैसे ही आपने 60 डिग्री रोटेट किया तो एनर्जी उस केस में सबसे मिनिमम आ गई। तो मैक्सिमम एनर्जी से मॉलिक्यूल मिनिमम एनर्जी में आया।
फिर 60 डिग्री जैसे ही रोटेट किया तो फिर मैक्सिमम में पहुंच गया, फिर 60 डिग्री रोटेट किया तो मिनिमम में चला गया। तो इस तरह से आपका ये जो ग्राफ है आपका इस तरह से चलता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगी एक्लिप्स्ड, यहाँ पे होगी स्टैगर्ड, यहाँ पे होगी एक्लिप्स्ड, यहाँ पे होगी स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये ग्राफ किसके किसके बीच था? ये ग्राफ था आपका ये पोटेंशियल एनर्जी वाला, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के कर्व के बीच में है ये ग्राफ। और यहाँ पे क्या है? ये है आपका डाईहेड्रल एंगल, जो 2 हाइड्रोजन वाला एंगल समझा रहा था, मैंने लिख भी दिया है, इसको दूसरे कलर से शुरू कर देते हैं। एंगल बिटवीन द 2 बॉन्ड्स पेयर ऑफ एडजेसेंट कार्बन। अब यहाँ पे रिपल्शन की जो मैंने बात किया, कितने तरह के स्ट्रेन्स होते हैं, स्ट्रेन्स यानी जो मॉलिक्यूल में जो एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ाता है, ठीक है, बढ़ाता है इन द सेंस कि जो चीज़ें मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को हिंडर अप करती हैं। जैसे एक होती है टॉर्सनल स्ट्रेन, जो 2 बॉन्ड पेयर के बीच में होगी, जैसे मान लो एक हाइड्रोजन ये था, एक हाइड्रोजन ये था, तो इन दोनों में जो रिपल्शन, इसके बॉन्ड और इसके बॉन्ड के बीच में जो रिपल्शन होगा उसको हम टॉर्सनल स्ट्रेन कहेंगे। और जो ग्रुप की वजह से होगा, जैसे मान लो यहाँ पे कोई C2H5 ग्रुप लगा है, तो उस पूरे ग्रुप और इधर के पूरे ग्रुप के बीच में जो रिपल्शन होगा उसको हम कहेंगे स्टेरिक स्ट्रेन कहेंगे, ठीक है। तो जो बॉन्ड के वजह से, सिर्फ एक बॉन्ड की वजह से जो स्ट्रेन होगा उसको आप बोलोगे टॉर्सनल स्ट्रेन, और जो पूरे ग्रुप की वजह से होगा उसको आप बोलोगे स्टेरिक स्ट्रेन, ठीक है। देखो इस टॉपिक में जब भी टीचरों को पढ़ाना होता है तो वो बहुत स्किप करके पढ़ाते हैं, मतलब मैं आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको एक बार इनिशियली ये चीज़ें टफ लगें, लेकिन फिर भी आप इसको स्किप मत करना क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, ठीक है। आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में टफ है, लेकिन जैसे जैसे आप सुनते चलोगे आपको आसानी होती जाएगी, ठीक है। तो इसको स्किप करने की कोशिश मत करना। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रेन आपके 2 तरीके के हो गए, टॉर्शनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन। तो चलो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। 2 तरीके के होते हैं, कॉन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। कन्फर्मेशनल का मतलब क्या होता है सर? कन्फर्मेशनल का मतलब होता है जो बॉन्ड को रोटेट करा के, सॉरी, कन्फर्मेशनल का मतलब जो ऐसे मॉलिक्यूल जो हाई एक दूसरे में बहुत तेज़ी से इंटर कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक। और कॉन्फिगरेशनल का मतलब जो इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते हैं उनको आप एक दूसरे में सेपरेट कर सकते हो। फिर हमने ये पढ़ा कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो होते हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक जो बॉन्ड को रोटेट करा के बना दे, जो कि कन्फर्मेशनल हो गया, जिसका एग्जाम्पल अभी ये न्यूमैन वाला हम पूरा पढ़ रहे थे। और एक हो जाता है फ्लिपर्स होते हैं। फ्लिपर्स क्या होते हैं? फ्लिपर्स का मतलब होता है जो अमीन इन्वर्जन, जो लोन पेयर था जैसे, वो कभी इस तरह से इस तरह से जो फ्लिप करे मॉलिक्यूल, तो उसको हम फ्लिपर्स कहते हैं। तो कन्फर्मेशनल के अंदर 2 कैटेगरी, एक हो गया कन्फर्मर्स और एक हो गया फ्लिपर्स। फिर हम आ गए कन्फर्मेशनल को पढ़ने। तो कन्फर्मेशनल पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना जरूरी था? आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमने देखा कि 2 कार्बन को हमको कंसीडर करना पड़ेगा। पहले वाले को मान लेंगे एक को मान लेंगे फ्रंट, एक को मान लेंगे बैक। जिसको आप फ्रंट मानोगे उसको डॉट से, जिसको बैक मानोगे उसको सर्कल से। और हमें हर बॉन्ड्स को 120 डिग्री के एंगल्स पे शो करना है। और हर पीछे वाले, जो आगे वाले बॉन्ड को स्टेबल मानते हुए पीछे वाले बॉन्ड को 60 डिग्री से रोटेट कराएंगे। जब रोटेट कराएंगे तो अगर मान लो एक के पीछे एक बॉन्ड है तो उसको एक्लिप्स्ड बोलोगे, और अगर वो 60 डिग्री एंगल पे चला जा रहा है तो उसको आप स्टैगर्ड बोलोगे, और अगर बीच की कोई कॉन्फ़िगरेशन है तो उसको आप स्क्यू कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे। यहाँ तक अभी तक हमने बातें की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया ये वाला, कि स्क्यू की डेफिनेशन क्या होती है। एनी कन्फर्मेशन पॉसिबल बिटवीन एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड इज कॉल्ड एज स्क्यू कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ढेर सारे मैंने स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, ठीक है। इनको हमको समझना है कि किस तरह से ये न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का बनाएंगे। बहुत आसान है, तुरंत बना जाएगा। देखो एक और मैं आपको पहले समझा देता हूँ एक बार रफ में इस तरह से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे मान लो आपको ईथेन का बनाना है, सॉरी प्रोपेन का, CH3 CH2 CH3, इस तरह से मान लो आपको एक मॉलिक्यूल का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है, ठीक। तो किसी को मान लो, जैसे इसको मान लो आप फ्रंट कार्बन, इसको मान लो आप बैक कार्बन, इस तरह से आप अज्यूम कर लो, या हाँ चलो ठीक है इसी को मान लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो इसको फ्रंट मान लो और इसको आप बैक कार्बन मान लो। चलो क्या रूल था? जो फ्रंट कार्बन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से, जो बैक कार्बन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। अब सर ये है मेरे पास में फ्रंट कार्बन, ठीक। इस फ्रंट कार्बन से कौन कौन से ग्रुप निकले हुए हैं? एक CH3 ग्रुप निकला हुआ है, 2 हाइड्रोजन। तो चलो मैंने एक इस तरह से निकाल दिया, इससे एक CH3 ग्रुप,
फिर एक निकला हुआ है H ग्रुप और एक निकला हुआ है इससे H ग्रुप। जो बैक वाला कार्बन है यानी ये वाला जो कार्बन है सर, इससे कौन से 3 ग्रुप लगे हुए हैं? इससे तीनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो आप बताओ सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी थी, एक्लिप्स थी या स्टैगर्ड थी? स्टैगर्ड वाली थी। तो मैंने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाने के लिए मैंने इस तरह से 3 हाइड्रोजन मैंने बना दिए। तो ये इस मॉलिक्यूल का क्या बन गया, आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन बन गया। ठीक है, आप चाहते तो इस तरह से भी इसका स्ट्रक्चर बना सकते थे। ठीक है, जैसे मान लो आप चाहते तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना सकते थे। फ्रंट वाले में तो आपने इस तरह से ही शो किया CH3HH, और जो बैक वाला था आपने इस तरह से शो कर दिया, इसका हाइड्रोजन इधर, इसका हाइड्रोजन इधर, इसका हाइड्रोजन इधर, इस तरह से भी शो कर सकते थे। लेकिन ये तो सर आपका थोड़ा सा लेस स्टेबल है ना, और ये वाला क्या है आपका मोर स्टेबल है। तो हमें जनरली वही स्ट्रक्चर बनाना होता है जो मोर स्टेबल होता है। तो देखो ये चीज़ यहाँ पे मैंने आपकी बना के रखी हुई है ये वाले स्ट्रक्चर्स के थ्रू में। ये हो गया मॉलिक्यूल, और ये मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे फ्रंट मान लिया, एक को बैक मान लिया, और ये पूरा आपका ये देखो न्यूमैन स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के तैयार कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपके पूछा जाता है, जनरली मेंस में तो ये काफ़ी पूछा जाता है कि ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का क्या नाम है आपका, ब्यूटेन। ब्यूटेन का आपको क्या करना होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना होता है, ब्यूटेन। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे बहुत आसान है, एक को फ्रंट माना एक को बैक माना। तो यहाँ पे सर ये जो फ्रंट वाला कार्बन है, ये जो मैं एरो बना रहा हूँ, इससे देखो कौन कौन से ग्रुप अटैच हैं, 2 हाइड्रोजन 1 CH3। और जो बैक वाला कार्बन है उसमें भी क्या अटैच है, 2 हाइड्रोजन 1 CH3। तो देखो यहाँ पे पहले मैंने ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाया फुली एक्लिप्स्ड जो बोला है, अब इसको मैं फुली एक्लिप्स्ड क्यों बोल रहा हूँ अभी समझाऊंगा। फिलहाल मान लो ये जो मैंने फुली एक्लिप्स्ड बनाया है, तो देखो ये रहा फ्रंट कार्बन, इससे एक ग्रुप अटैच है यहाँ पे CH3 1 हाइड्रोजन, और ये रहा 2 हाइड्रोजन। और जो बैक वाला कार्बन है वो ये हो गया बैक वाला कार्बन जो मैं इस तरह शो कर रहा हूँ, इससे भी क्या है देखो 1 CH3 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इस तरह से ये ग्रुप हो गए। अब हमने क्या किया, मॉलिक्यूल को 60 डिग्री से रोटेट किया। ठीक, तो जब भी आप 60 डिग्री से रोटेट करोगे तो पीछे वाले को ही रोटेट करना, आगे वाले को फिक्स मान लेना, यही समझाया था। तो देखो ये जो CH3 ग्रुप है ये आपके 60 डिग्री एंगल्स पे क्या हो गए, रोटेट हो गए। फिर अगर आप 60 डिग्री रोटेट करोगे तो देखो कुछ स्ट्रक्चर में ये H और ये H इस तरह से हो जाएंगे, वही रोटेट करके देखो। और फिर एक बार और 60 डिग्री से रोटेट करोगे तो मॉलिक्यूल में ये सब एकदम अपोजिट तरफ में चले जाएंगे, मतलब CH3 के अपोजिट में CH3, H के अपोजिट में H के अपोजिट में H, इस तरह का केस हो जाएगा। ये फिगर है, इसको एक बार आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सोचो, आपको ये पूरा का पूरा फिगर अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जब भी ग्रुप के पीछे ग्रुप होता है तो उसको एक्लिप्स्ड बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में क्या है, CH3 के पीछे ही CH3 है, और ये जो C वाला स्ट्रक्चर है, C वाले स्ट्रक्चर को अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे, तो यहाँ पे CH3 के पीछे H है, तो यानी दोनों के पीछे कोई ना कोई ग्रुप तो है। एक ऐसा ग्रुप है जिसमें CH3 के जस्ट पीछे CH3 है, और एक हमारे पास ऐसा केस आ रहा है जिसमें CH3 के जस्ट पीछे H आ जा रहा है। तो जिसमें दोनों में सेम सेम आ गया तो उसको हमने बोल दिया फुली एक्लिप्स्ड, और जिसमें CH3 के पीछे H आ गया उसको हमने क्या बोल दिया, पार्शियल एक्लिप्स्ड बोल दिया। तो ये हो गया, देखो यहाँ पे ये हो गया पार्शियल एक्लिप्स्ड इस तरह से, और यहाँ पे ये हमारा फुली एक्लिप्स्ड इस तरह से बना हुआ था। ठीक है, और जो 60 डिग्री के एंगल पे था तो उसको ये देखो लास्ट वाले एग्जांपल को देखो, डी वालों को, तो ये हो गया आपका फुली स्टैगर्ड स्ट्रक्चर हो गया, मतलब एकदम एंटी, इसको फुली स्टैगर्ड बोलते हैं, कई बार इसको एंटी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। एंटी मतलब एंटी क्यों बोल रहे हैं, एंटी इसलिए बोल रहे हैं कि CH3 के जस्ट 180 डिग्री पे CH3 है, H के 180 पे H है, इस तरह से इसको एंटी भी बोलते हैं। तो ये हो गया, और एक हो गया गॉचे स्टैगर्ड, मतलब गॉचे कॉन्फ़िगरेशन मतलब इन बिटवीन द स्ट्रक्चर्स के इन बिटवीन मूवमेंट पे एक स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन हमको मिली हुई है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, गॉचे स्टैगर्ड बोल दिया। तो अगर आपसे ये थोड़ा सा यहाँ पे कलर्स हो गए हैं तो एक बार आप देखना इसको। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा कलर्स की वजह से हो सकता है आपको अच्छा ना दिख रहा हो, लेकिन होप कर रहा हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप इन सब में एनर्जी की प्लॉटिंग करने की कोशिश करो कि किस में एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, किस में एनर्जी सबसे कम होगी, तो एनर्जी किसकी ज़्यादा पहले, अच्छा यहाँ पे देखो एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले मान लो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, सबसे ज़्यादा स्टेबल कब होगा, जब दोनों जो CH3 ग्रुप हैं वो दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। जितने ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे उतने ज़्यादा उन लोग में कम स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट होगा या स्टेरिक हिंड्रेंस होगा,
और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो सबसे ज़्यादा दूर पे दोनों CH3 कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा डी वाले पोजीशन पे हैं। डी के बाद किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, डी के बाद जो स्टेबिलिटी है वो बी वाले स्ट्रक्चर की है, फिर आपके सी वाले स्ट्रक्चर की है, फिर ए वाले स्ट्रक्चर की है। अब बी और सी में कन्फ्यूजन होगा आपको, तो एक बार सुन लो। जब भी ग्रुप के पीछे ग्रुप है, जब भी दो ग्रुप के पीछे ग्रुप है, तो ये तो बहुत ज़्यादा रिपल्शन का केस है। एटलीस्ट अगर थोड़ा एंगल पे है तो ये इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन होगा वो कम हो जाएगा। तो इस वजह से बी वाले में ऑल्दो CH3 60 डिग्री के एंगल्स पे थोड़ा पास है, लेकिन अगर एंगल्स पे होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन कम होगा। लेकिन जस्ट CH3 के आगे ही कोई ग्रुप आ जाए तो उसमें रिपल्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से DBAC हो जाएगा, तो एनर्जी इसकी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी का क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ACBD, जो कि आप ये जो मैंने पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डाईहेड्रल एंगल का कर्व बनाया है, देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और ये डाईहेड्रल एंगल जो 60, 120, 180 पे, तो आपको सबसे ज़्यादा एक एनर्जी मिलेगी, फिर बी की, फिर सी वाले की, फिर डी वाले की, इस तरह से इसको सेट किया गया है। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट भी रख लो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, हो तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसको एक बार और सुनना वीडियो को, तब मेरे को लगता है समझ में आएगा आपको अच्छे से। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे, मान लो कुछ और इसी तरह से हम आपकी न्यूमैन प्रोजेक्शन की और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल दे दिया, इसको बोल दिया आप फ्रंट कार्बन मान लीजिए, इस वाले को बैक मान लीजिए और इसका न्यूमैन बनाइए। तो देखो ये फ्रंट वाला मॉलिक्यूल हो गया, फ्रंट वाले से 2 CH3 और एक हाइड्रोजन है इसके पास में। ठीक है, इसको मैं शो कर देता हूँ, यहाँ पे एक ये CH3, यहाँ पे एक ये CH3 और इससे एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। तो देखो फ्रंट वाले से ये एक CH3, यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस तरह से ग्रुप में लगा हुआ है। और बैक वाले को हम दूसरे कलर से शो कर देते हैं, इसको ग्रीन कलर से शो कर देते हैं इस तरह से। तो ये बैक कार्बन, तो बैक कार्बन से क्या क्या है, अब अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे तो बैक कार्बन से ये वाला बॉन्ड भी कनेक्टेड है, ये वाला बॉन्ड भी कनेक्टेड है और एक इस तरह से हाइड्रोजन भी होगा। तो इसको अगर ग्रीन से शो करते हैं, देखो एक हाइड्रोजन तो ये हुआ, इसी बैक कार्बन से ये रिंग भी निकली हुई है और यहाँ पे इस तरह से ये रिंग भी निकली हुई है। तो ये दोनों रिंग और एक हाइड्रोजन इस तरह से है। ठीक है, तो रिंग वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से बनाना। मैंने यहाँ पे हर तरह के क्वेश्चन लेने की कोशिश की हुई है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। अच्छा, ये कल हमने इस तरह का स्ट्रक्चर भी देखा था, इसको कौन सा क्लोराइड कहते हैं, इसको विसिनल डाइक्लोराइड कहते हैं। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो किसी को भी फ्रंट कार्बन मान लो, इसको बैक कार्बन मान लो, फ्रंट कार्बन से 2 हाइड्रोजन एक क्लोराइड, बैक वाले से भी 2 हाइड्रोजन एक क्लोराइड। तो अगर फ्रंट वाले को देखें तो देखो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एक क्लोराइड, और बैक वाले को देखें तो फिर से देखो 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन। क्यों क्लोरीन को हमने 180 डिग्री पे रखा है, क्योंकि हमने अभी पहले पढ़ा ना, यहाँ पे ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर, तो हमने ये देखा जो एंटी स्ट्रक्चर होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो उसको दोनों क्लोरीन को मैक्सिमम एक दूसरे से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर रखने की कोशिश की गई है। ठीक है, हाँ ये केस देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप किस तरह से स्ट्रक्चर को सोचोगे, ये वाला जो क्वेश्चन है CH2OH वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसको ध्यान से, इसको एकदम ना स्टार करके रख लेना, पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से, इस साथ ये इस बार के एडवांस में भी इस तरह का एक प्रॉब्लम है, उसको देखना आप, है इस तरह का एक प्रॉब्लम। तो इसमें क्या बनाओगे, अगर आप अपने प्रीवियस वाले तरीके से बनाते जो अभी तक हम पहले पढ़ते आ रहे थे, तो आप यही करते कि फ्रंट वाले कार्बन का OH यहाँ पे और बैक वाले कार्बन का OH यहाँ पे रख देते, इस तरह से रख देते। ये दोनों मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे हैं, तो सबसे जो स्टेबल स्ट्रक्चर बनती वो इस तरह से बन जाती। लेकिन अगर मैं कहता हूँ दोनों OH को आप अगर आप 60 डिग्री के एंगल पे रख दो, जैसे एक OH को आपने यहाँ पे रख दिया और एक OH को आपने यहाँ पे रख दिया, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इन दोनों OH के बीच में यहाँ पे एक एडिशनल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बिल्कुल सही पकड़े, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, H बॉन्डिंग बन जाएगी। और कहीं भी अगर मॉलिक्यूल में H बॉन्डिंग हो सकती है तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे H बॉन्डिंग हो जाएगी, इस वजह से वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो कभी भी जिस तरह के OH हो, NH2 हो, इस तरह के अगर ग्रुप मॉलिक्यूल में पूछे हुए हैं और आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर बताइए, तो एक बार ज़रूर देख लेना, वहाँ पे H बॉन्डिंग जरूर ना जरूर कहीं से घुस जाएगी और वो मॉलिक्यूल को ज़्यादा स्टेबल कर देगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे करा है। इन दोनों में अगर आपसे पूछा जाए तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा।
ठीक है, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लेस स्टेबल हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा? एच बॉन्डिंग उसका रीज़न है। ठीक है, तो इस तरह के एच बॉन्डिंग वाले प्रॉब्लम भी खूब पूछे जाते हैं। इस तरह से एच बॉन्डिंग पूछा गया, इसी तरह से आपका चार्ज वाला भी पूछा जाता है। देखो उसको भी मैंने यहाँ पे मान रखा हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पे इस वाले को आप फ्रंट कार्बन मान लो, अगले क्वेश्चन में इसको आप बैक कार्बन मान लो। ठीक है, तो फ्रंट कार्बन से कौन सा ग्रुप अटैच है? NR3+, और बैक वाले से कौन सा ग्रुप अटैच है? C डबल बॉन्ड OR अटैच है। ठीक है, तो अगर आप फ्रंट कार्बन में यहाँ पे NH3 NR3+ इस तरह से रख देते हो, और आपको पता है सर कि C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप होता है उसमें होता क्या है, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज होता है। तो इसके ऊपर क्या होगा? डेल निगेटिव, यानी थोड़ा स्लाइटली निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा ज़्यादा, तो वो निगेटिव। तो इस निगेटिव और पॉजिटिव में यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस तरह से आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी डाइपोल वाला इंटरेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर जो कॉन्फ़िगरेशन बनाई गई है ये क्या हो जाएगी? ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो ये भी एक स्टार क्वेश्चन है, ये चार्ज वाले में पूछता जाता है। तो यानी आपका इन जनरल जब भी आपसे न्यूमैन से क्वेश्चन पूछे तो इन जनरल स्टैगर्ड ही सबसे स्टेबल होता है, लेकिन कई बार आपका उसमें एच बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, कई बार आपका ये डाइपोल वाला लगा देंगे। तो इस तरह की चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना, आप उसमें फिर क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पे लास्टली 2 स्ट्रक्चर्स और बने हुए हैं। सॉरी, देखो यहाँ पे ये है आपका फ्रंट मान लो और बैक मान लो। अब इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात ये है कि अभी तक जब भी हमने फ्रंट और बैक की बात की थी उसमें हमने कार्बन को ही कंसीडर किया था। यहाँ पे फ्रंट में तो कोई हेट्रो एटम है, हेट्रो एटम का मतलब कार्बन से अलावा एटम है। तो अगर यहाँ पे हेट्रो एटम ऑक्सीजन है, जैसे देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ CH2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन के पास ऑल्दो आपको ग्रुप तो नहीं दिख रहे, आपको 3 ग्रुप तो दिखाने ही है, क्योंकि आपको 3 बॉन्ड तो दिखाने ही है 120 120 120 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो इसके पास आप इस तरह सोचो, 2 लोन पेयर भी तो प्रेजेंट है इस तरह से ऑक्सीजन के पास में। अगर 2 लोन पेयर हैं तो एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, 3 ग्रुप निकल के आ गए। वही तो शो करना था। तो देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ, एक ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ, एक हाइड्रोजन का लोन पेयर यहाँ। और बैक वाले में तो ठीक था, 2 हाइड्रोजन 1 CH3, तो 1 CH3 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे देख लो एक पॉइंट और मान लेना, कभी ये मत सोचना कि लोन पेयर की वजह से रिपल्शन आ जाएगा। लोन पेयर की वजह से कोई भी रिपल्शन हम न्यूमैन स्ट्रक्चर में कंसीडर अप नहीं करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपके लिए है ये वाला, जिसका मैंने बना दिया, इसको आप एक बार खुद से सोचना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी लंबा वीडियो बना और मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। आप भी अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में कि मैं कहाँ तक पॉसिबल हो पाया आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा टफ टॉपिक है और इसमें अभी मेरे पास यहाँ पे 3D मॉडल्स भी नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की कि आपको समझा पाऊँ। होप करते हैं कामयाब हुए होंगे समझाने में। चलो, तो ये था पूरा वीडियो। ठीक है, इसकी जो भी आपकी PDF है मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है, तो इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम क्या करेंगे, आपका साइक्लोहेक्सेन और उसके जितने भी फॉर्म्स बनते हैं, जो भी चेयर, हाफ चेयर, बोट, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।